झांसी शहर, और झांसी शहर के केंद्र अपनी ऊंची ऊंची प्राचीरों के साथ कई सदियों से खड़ा हुआ है झांसी का किला। सन 1613 ईस्वी में ओरछा नरेश महाराज वीर सिंह देव ने मेरा निर्माण करवाया था। 18वीं सदी की शुरुआत में पेशवा बाजीराव प्रथम ने जब फर्रुखाबाद के नवाब मोहम्मद खान बंगर से युद्ध करने के लिए बुंदेला राजा छत्रसाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, तो राजा छत्रसाल ने अपना दिल खोलकर उनका आभार व्यक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम को झांसी के साथ कुछ और भी क्षेत्र भेंट में दिए गए। इस तरह झांसी रजवाड़ा मराठा साम्राज्य में ढल गया और ध्वज बदल गया। सदी की समाप्ति के बाद झांसी की सूबेदारी का जिम्मा नेवालकर को सौंपा गया। इसी मंच ने भारत के मुकुट में वह अनमोल हीरा चढ़ा जिसकी अद्वितीय चमक पर भारतीय इतिहास गर्व करता है। नेवालकर मंच ही वह मंच था जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोहनवंत तांबे एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी भागीरथी ने एक कन्या को जन्म दिया। पिता ने नाम रखा मणिकर्णिका। सबकी चहेती मणिकर्णिका को मां प्यार से मनु कहकर बुलाती थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय छबीली कहकर पुकारते थे। चन्ना जी की मृत्यु उपरांत मोरोपंत तांबे जी काशी से पिठोर आ गए थे, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। नटखट मासूम मणिकर्णिका सबकी चहेती थी, लेकिन कमाल वह नहीं खेलती थी लट्टू या गिट्टी से। उसे तो लगाव था काशी की संस्कृति और मिट्टी से। उसे प्रेम नहीं था एकांत की अटारी से। वह तो मैदान में खेलती थी बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी से। ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी इस तक या उस तक, उसकी शिक्षिकाएं थी उस तक। किसे पता था इस छबीली मनु का रिश्ता झांसी से जुड़ने वाला है। झांसी के गणेश मंदिर में 19 मई 1842 के शुभ दिन पर नेवालकर के महाराज गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ और मेरे आंगन में जब उनका प्रवेश हुआ तो लगा मानो साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ है। काशी की मणिकर्णिका को झांसी ने नया नाम दिया, लक्ष्मीबाई। अपने नए नाम लक्ष्मीबाई के साथ वह झांसी के लिए लक्ष्मी बनकर आई थी, राज्य में वैभव लाई थी। विवाह के हर्षोल्लास के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत ने महाराज गंगाधर राव को आधिकारिक तौर पर झांसी का राजा स्वीकार किया। उन्हें सभी प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ऐसा करने से झांसी के राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी हुई। महाराज गंगाधर राव को कनक बिजली और भवानी शंकर राव की तोपों से सलामी दी गई। महाराज गंगाधर राव एक कुशल प्रशासक थे, काफी उदार और कला प्रेमी थे। उनकी नाट्यशाला में साहित्य, संगीत, नृत्य, नाटक की रसरसा होती रहती थी। एक और नाट्यशाला में
संगीत की स्वर लहरियां गूंजा करती थी, तो दूसरी ओर कारावास में कठोर दंड पाए हुए अपराधियों की चीख पुकार दिल दहलाती थी। झांसी की न्याय प्रणाली कुछ ऐसी थी कि छोटे मोटे अपराधियों को भी फांसी की सजा सुना दी जाती थी। और जिस जगह आप लोग बैठे हुए हैं, ठीक यहीं वो फांसी का था। एक दिन रानी लक्ष्मीबाई सुबह सुबह शिव पूजन के लिए इधर से जा रही थी। उन्होंने फांसी सजा याफ्ता एक अपराधी की चीखें सुनी। उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने महाराज गंगाधर राव से इस फांसी की सजा और इस फांसीगर को झांसी से सजा हटाने का अनुरोध किया। इस अमानवीय न्याय प्रणाली को जल्द से जल्द रोकिए महाराज। फांसी की सजा और ये फांसी घर झांसी के किले से सदा सदा के लिए हटवा दे। आपसे मेरा ये अनुरोध है। महाराज ने रानी का अनुरोध स्वीकार कर दिया और झांसी में फांसी की सजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन से झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार सिर्फ कहानियों की बात रह गई। झांसी की प्रजा ने इस नर्म दिल आदेश की सराहना की और महाराज का अभिनंदन किया। झांसी में इंसानियत की हवाएं बहने लगी। देश प्रेम की एक लहर के साथ नई ऊर्जा का प्रसार होने लगा। सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केवल पुरुषों की नहीं रह गई थी, महिलाओं ने भी कमान संभाली। रानी लक्ष्मीबाई स्वयं तलवारबाजी एवं घुड़सवारी में निपुण थी। उन्होंने झांसी की स्त्रियों में भी इस कौशल का विकास किया। शस्त्रागार में नए हथियार डलने लगे। एक तोप का नाम झांसी की रानी रखा गया। क्या धमाका था उसका। धीरे धीरे तैयार होने लगी इस युवा रणकन्या की दुर्गा सेना। नाट्यशाला में दो कुशल नृत्यांगनाएं थी, मोतीबाई और जूही। मैंने स्वयं देखा कि कैसे नृत्य का अभ्यास छोड़कर वे रणभूमि में तलवारबाजी और घुड़सवारी के गुर सीखने लगी। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना झांसी की सुरक्षा करने में समर्थ हो गई। झांसी में जो लक्ष्मी बनकर आई थी, वो अब दुर्गा बनकर प्रजा के दिल पर राज करने लगी। कुछ समय बाद वो पल भी आ गया जिसका झांसी राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की गोद भर गई। झांसी राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। महाराज गंगाधर के आंगन में थालियां बजी। पूरा झांसी राज्य खुशियों से सराबोर हो उठा।
झांसी के इस उत्सव को न जाने किसकी नजर लग गई। खुशियों की शहनाइयों से अचानक मातम के स्वर फूटने लगे। मात्र 3 माह की किलकारी को क्रूर काल निकल गया। रानी की गोद कर गई। इस घटना से महाराज गंगाधर को गहरा सदमा लगा। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उन्हें लाइलाज रोने घेर लिया। महाराज को झांसी के भविष्य की चिंता सताए जा रही थी। झांसी के राज सिंहासन को वारिस मिल सके, इस उद्देश्य से उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को गोद दी। महाराज गंगाधर और रानी लक्ष्मीबाई ने इस दत्तक पुत्र का नाम रखा दामोदर राव। अभी झांसी के भविष्य की सुरक्षा डावाडोल ही थी कि झांसी के वर्तमान का सूरज भी बुझ गया। असमय निधन हो गया महाराज गंगाधर राव का। रानी लक्ष्मीबाई ने किसी तरह होश संभाला। तब उन्होंने पीड़ा के आंसुओं को पोंछकर एक संरक्षक के रूप में झांसी की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इधर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला और उधर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हथियाने के हथकंडे शुरू कर दिए। झांसी में तैनात अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मेजर एलिस के जरिए रानी तक अपना फरमान पहुंचाया। रानी साहिब, सन 1804 में हुई संधि के मुताबिक झांसी भी दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है। अब चूंकि स्वर्गीय महाराज गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं है, इसलिए कंपनी उनके गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को झांसी के उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दे सकती। आपको सूचित किया जाता है कि अब झांसी राज्य पूरी तरह से कंपनी के अधीन रहेगा। इसके एवज में कंपनी रानी लक्ष्मीबाई को उनके निजी खर्च के लिए 5,000 रुपया महीना की पेंशन अदा करने की मंजूरी देती है और साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को हुक्म देती है कि वे जल्द से जल्द अपने जरूरी सामान के साथ झांसी का किला खाली कर दें। हम सुना करते थे कि व्यापारियों के भेष में लुटेरे हैं आप लोग। आज आपने इस बात को सिद्ध भी कर दिया। वापस जाकर कह दीजिए अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से, हम उनका फरमान अस्वीकार करते हैं। मैं अपने जीते जी अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजी फरमान सुनकर रानी लक्ष्मीबाई क्रोध की ज्वाला से दहक उठी। वो जानती थी कि अंग्रेज झांसी को हथियाकर उसे बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी कीमत पर किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। देशमुख जी ने उन्हें शांति से समझाया। श्रीमान, मैं आपकी पीड़ा और क्रोध को समझ सकता हूं। देखिए, अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में समझौता करना ही एकमात्र रास्ता है। क्या कह रहे हैं देशमुख जी? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं इन फिरंगियों के आगे झुक जाऊं और अपनी झांसी में सौंप दूं। गलत मत समझिए श्रीमंत। अगर आप शांति से विचार करें तो ये भी हमारी एक कूटनीति होगी। अंग्रेजों की बात अभी मानकर एक तो आप स्वतंत्र रहेंगे, दूसरा उनके खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर उन्हें आप पर शक भी नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख जी का सुझाव मान लिया। दिल पर पत्थर और मन में ढेर सारी यादें रखकर रानी ने किला छोड़कर रानी महल में रहने का फैसला किया। जाते जाते रानी ने झांसी को अपना संदेश दिया। इस किले से जाने का ये मतलब नहीं है कि मैं हार गई। असली युद्ध तो अभी बाकी है। बिठूर में पेशवा बाजीराव ने मुझे देश प्रेम, स्वधर्म और स्वराज की शिक्षा दी थी।
अब समय आ गया है कि मैं उनके द्वारा बताए गए स्वराज के मार्ग पर ही चलूं। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं एक दिन स्वराज की पताका जरूर फहराऊंगी। गीता में लिखा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम चित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में कहा था कि युद्ध के दौरान अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अगर जीत हुई तो पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। तो हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो। इतना कहकर रानी इस किले को छोड़कर चली गई। उस दिन दुल्हन बनकर आई रानी को मेरी दहली से बाहर जाना पड़ा। मेरी दीवारें फूट कर गई, मेरी प्राचीर की छाती पर बदनुमा दाग की तरह गाड़ दिया गया फिरंगी हुकूमत का झंडा। हंसती खेलती झांसी का सुख वैभव छीन लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान का यह कड़वा घूट पीने के लिए मजबूर थी। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल बजा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहें कि वे निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया। लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जा पहुंची। अब बारी थी झांसी। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टार फोर्ट पर हमला बोल दिया, जो अंग्रेजी कंपनी का नहीं था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में बना ली। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के बाद मेजर स्कीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी पर, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। अंग्रेज कभी भी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी को फिर से उन्नति की राह पर लाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही नहीं थी कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आई। श्रीमंत, श्रीमंत, हम
हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है श्रीमंत। बुरी खबर लाई हो मोतीबाई, बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या या पेशवा की कोई खबर है? जी हाँ श्रीमंत, पता चला है कि तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कांटी में डटे हुए हैं। लेकिन क्या मोतीबाई, लेकिन क्या? लेकिन श्रीमंत, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खां का कुछ पता नहीं कि वे लोग कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहां भी हों सुरक्षित। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमंत, राहतगढ़ और बानपुर में अंग्रेजी फौजों ने हमला किया है, पर वहां के हालात की पूरी जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सूचना जरूर मिली है कि जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें कि ये फिरंगी लौटेंगे। हमें अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मोतीबाई, चूही को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास कालपी भेजिए तुरंत। वो तात्या से कहें कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करे तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दे। इस तरह इन अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमंत। राहतगढ़ से भी बुरी खबर ही आई। अंग्रेजों ने वहां भाई फाजिल मोहम्मद खां को फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके भाई अपने रिसालदार गुल मोहम्मद और लगभग 400 सिपाहियों के साथ झांसी पहुंचे। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से अनुरोध किया कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उन्हें अपनी सेना में शामिल होने का मौका दें। रानी ने भरोसा किया, अपनी सेना में शामिल कर लिया। 23 मार्च 1858 के दिन अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। बारूद के धमाकों के बीच खड़ा मैं ये सब देख रहा था, लेकिन झांसी में वफादारों की भी कोई कमी नहीं थी। फाटक पर ही अंग्रेजों पर टूट पड़े कुंवर खुदा बख्श। लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। रणनीति के अनुसार तात्या टोपे ने बेतवा के किनारे 1 अप्रैल 1858 को अंग्रेजों पर धावा बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। रानी लक्ष्मीबाई की रणनीति विफल हो चुकी थी। अब उन्हें स्वयं ही अंग्रेजों का सामना करना था। रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन विश्वासघात के लिए नहीं। लड़ाई के 11वें दिन पीर अली और दुल्हांजू ने किले का ओछा द्वार खोल दिया। अंग्रेजी फौजें शहर में प्रवेश करने में सफल हो गई। इधर किले के बुर्ज पर पहले गौस खां और फिर थोड़ी देर बाद मोतीबाई भी शहीद हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 3 सबसे होनहार सैनिकों को खो दिया। आज भी इस किले की मिट्टी में ही सुपुर्दे खाक है ये शूरवीर। रानी अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां झांसी के विरुद्ध होती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों को भ्रमित करने के लिए बहादुर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर गई। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध करने लगे। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि
कि कैसे अपने घोड़े पर सवार पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से कूदी और देखते ही देखते मेरी आंखों से उछल हो गई। उस काली रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा था, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सब ने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव। अंग्रेजों से अंतिम युद्ध का समय आ गया था। मुंदर, देशमुख सिंह, जवाहर सिंह, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद रानी के साथ थे। सूरज निकलते ही जंग शुरू हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आगे भेजा। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस दिन रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। रानी के पास पहुंचकर ठहर गया। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। ठहर गया समय, ठहर गई दिशाएं, ठहर गई थी मेरी भी सांसें। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी प्रबंधन की तरह लड़ती रही। तभी एक अपघाती दरिंदे ने उनकी बस्तियों के पास तलवार सवार की। रानी चोटिल हो गई। उनके शरीर से खून बह रहा था। और वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। घाव खाकर भी पूरे ताव और चाव से उतरती है। एक एक कर शत्रु धराशायी हो रहे थे। इसी ने उनके सिर पर वार किया। इस बार उनकी आंख सबकी हो गई। जब उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी रही। हुसारों का सफाया करते हुए तभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नख से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर लुढ़क गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले की रानी के शब्द। आज ये युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी। याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान की दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई देने लगी। हम सब जिस घड़ी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे वो घड़ी हमारे सामने थी। बाबा ने रानी के मुंह में गंगा जल डाला। थोड़ी देर में रानी की आंख खुली
उनके आखिरी शब्द थे हर हर महादेव और ओम नमो वासुदेवाय। वो हमें और अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी मातृभूमि को छोड़कर सदा के लिए चली गई। रानी लक्ष्मीबाई की देह पंच तत्वों में विलीन हो गई, लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की कीर्ति समय के बंधनों को लांघकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई थी, सदैव वीरता की मिसाल बनकर जीने के लिए। छबीली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी। अच्छीदार कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। शिवाजी की गाथाएं उसको याद सपानी थी।